वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सेशन। टैक्सेशन से सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक यही लगता है। देखो बेटा, हार्ड नहीं है, टैक्सेशन हार्ड नहीं है। बस आपको क्या चीज ध्यान में रखनी कि हमारा सिलेबस कितना है। ठीक है, वैसे तो मुझे यूपी पीसीएल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देंगे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी दे देता है। प्रीवियस ईयर में हम लोग देखते हैं कुछ भी क्वेश्चन देगा। पैन कार्ड का फॉर्म पूछ लिया, भाई ये तो आपने सिलेबस में नहीं दे रखा था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम एस मोस्ट ऑफ एस मतलब जितने भी अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सेक्शंस देखेंगे। यूपी पीसीएल तो आपसे ये बोलते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ वाले सेक्शंस को याद कर लो जो डिडक्शन के लिए एप्लीकेबल हैं, बाकी सारा का सारा आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये यूपी पीसीएल ने आपको बोला हुआ है, बट यूपी पीसीएल ऐसा करेगा नहीं। मुझे जहां तक पता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हुए हैं, तो मैं उसके बेसिस पे आपको पढ़ाऊंगा। उसके बेसिस पे बेटा क्या करूंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, हमारे चैनल पे जितने भी लोग आज पहली बारी इसी वाली वीडियो के साथ में जुड़ रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि हम लोगों ने अपने यूपी पीसीएल के लिए बिल्कुल फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है, जो कि है लेटेस्ट सिलेबस के बेसिस पे। ठीक है, हम आपको अकाउंटेंसी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ऑडिटिंग की जो क्लासेस हैं वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बची किसकी, टैक्स की क्लासेस हैं, जो आज से हम लोग स्टार्ट अपनी कर रहे हैं। इंग्लिश का कोर्स जो कि मैम आपको करवाती हैं, शाम को वीडियो आती है, ये भी पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी चलेंगे इसमें प्रैक्टिस सेट्स और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि हमको थोड़े मतलब बच्चों को थोड़ा सा जिनमें डर ज्यादा लगता है। ठीक है, हमारा जब टैक्स का या अकाउंटिंग का जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो हम भी कुछ ऐसी टॉपिक्स को स्टार्ट किया करेंगे जो कि बच्चे जिनमें थोड़ा ज्यादा डरते हैं, जो कि बच्चों को याद नहीं होते। ठीक है, तो सभी बच्चों को करना क्या है, हमारी वीडियोस को देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़ जाना है। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं जो हमको किसने दिया। जो हमको दिया है यूपी पीसीएल ने। जल्दी से इसको पढ़ लो। ठीक है, जल्दी से पढ़ लो 1 मिनट में। तो कहता है इनकम टैक्स प्रोविजंस पर्टेनिंग टू इनकम फ्रॉम सैलरी एंड प्रोविजन रिलेटेड टू चैप्टर 4। ठीक है, आपको क्या इनकम टैक्स एक तो पढ़ना है, प्रोविजंस पर्टेनिंग फॉर सैलरी एंड प्रोविजन से जितने भी रिलेटेड हमारे क्या है प्रोविजन है उनको पढ़ना है। और हमको चैप्टर 6 जो है किसका, इनकम टैक्स का 1961 का, उसको पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स 1961 क्या कहता है, ये सारी की सारी ज्यादातर डिडक्शंस की बातें करता है। ठीक है, जो हमको 80 सी से लेकर के 80 यू तक जो है शायद, ठीक है, वहां तक की क्या करता है, बातें करता है। बाद में हम लोग इनको भी कंप्लीट अपना करेंगे। बट स्टार्टिंग में जैसे कि अपना सिंपल सा फंडा है कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब प्रोविजन रिलेटिंग टू टीडीएस से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो फाइल करेंगे। फॉर्म्स टू बी फिल्ड विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कितने फॉर्म्स हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल करने पड़ते हैं। फॉर्म 16 कब करते हैं, जो हमारा सहज है वो क्या है, सुलभ है वो क्या है, मतलब किस किस तरीके से अलग अलग फॉर्म्स की कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है और किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग होने वाली क्लास भाई, इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास। आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ कनेक्ट होना है। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने इनकम टैक्स को। ठीक है, ऑडिटिंग के मैंने क्वेश्चन देखे थे, बच्चों ने सही आंसर दिए थे, वेरी गुड बेटा। ठीक है, अब ऑडिटिंग की क्योंकि क्लास खत्म होगी, इसके लिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन को उनको ऐड नहीं किया, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने आंसर सही दिए थे उनके। आज की क्लास में लास्ट में क्वेश्चन नहीं दूंगा, बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहूंगा, और सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे क्या करना है, आपको लास्ट में देने हैं। ठीक है, कमेंट में नीचे देना। तो देखो क्या होता है जब हम बात करते हैं किसकी, टैक्स की। डायरेक्ट अपने इनकम टैक्स में नहीं जाते, सबसे पहले बात किसी कर लेते हैं, टैक्स की। तो टैक्स में दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, डायरेक्ट, और एक क्या होता है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दो तरीके के हमारे पार्ट्स होते हैं टैक्स में। एक क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट, और एक क्या होता है डायरेक्ट। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कोई और कोई टैक्स बनते भी हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स का फर्दर डिवीजन कर सकते हो किसमें, कि जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, मतलब ये इसके एक पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्दर डिवीजन ये इसके एक पार्ट है। इनकम टैक्स जो कि हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपका क्या आ सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी आ सकता है। कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, और आपका वेल्थ टैक्स आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी आ सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पे क्या होता है, डायरेक्टली। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि जो आपके ऊपर प्रत्याशित रूप से, मतलब कि जो आपको दिखाई दे कि हाँ ये देखो इतना टैक्स मैंने पे कर दिया। जैसे आपकी इनकम थी 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख रुपीज आपकी इनकम थी, और इसके ऊपर कितना, 10,000 रुपए का आपका इनकम टैक्स लगा। तो आप कितना पे करोगे इसके ऊपर, 1 लाख के ऊपर आप 10,000 रुपए पे कर रहे हो। तो आपको पता है कि आप 1 लाख के ऊपर 10,000 रुपए पे कर रहे हो, और ये क्या है आपका
टैक्स है वो भी कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स में देखो क्या होता है, एक ये वाले टैक्स होते हैं जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, मतलब कि छुपे हुए हैं। जैसे कि इसकी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएंगे हमारे जीएसटी, ठीक है। अब तो वैट वगैरह खत्म हो गया, लेकिन पहले क्या होता था, वैट भी होता था, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, एक्साइज ड्यूटी की, या अगर हम बात करें किसी ऑक्ट्राय ड्यूटी की, ठीक है। तो ये सारे हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। इसको हटा दो, ऑक्ट्राय ड्यूटी को इसमें से हटा दो, ठीक है। तो ये जैसे हमारे ऊपर वाले अगर हम दो की बात करें तो ये हमारे क्या थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। तो ये क्या कहते थे, आपने कोई भी सामान बनाया, ठीक है, आपने 100 रुपए का सामान बनाया, इसमें क्या होगा, अब आपके ऊपर 10 रुपए का टैक्स ऐड हो जाएगा। अगर आपने कोई मतलब कि जीएसटी वगैरह लग रहा है तो इस तरीके से, तो आपका कितना हुआ, 110 रुपए का बन गया। अब आपको पेमेंट कितनी करनी है, 100 + 10, अलग से नहीं देना, अभी आपको कैसे देना है, 110 रुपए, मतलब ये पूरा का पूरा जो क्या है ये आपका कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें तो ये वाले टैक्सेस होते हैं जो हमको अप्रत्यक्ष रूप से देने पड़ते हैं, और डायरेक्ट टैक्स हमारे वाले होते हैं जो कि हम डायरेक्टली पे करते हैं, ठीक है बेटा। इस चीज को ध्यान में रखना। तो हमें बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इनकम टैक्स पढ़ना है 1961 एक्ट, ठीक है, इनकम टैक्स 1961, तो इस चीज पे हमको ज्यादा ध्यान देना है और इसी चीज पे ध्यान देना है बेसिकली। ये तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाया था छोटा सा, कि आप लोगों को पता लगे कि जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो चीज है क्या। चलो एक और चीज आपको समझाऊं जो कि थोड़ी बेसिक है टैक्स से रिलेटेड। देखो होता क्या है, हम लोग, अगर आप में से बहुत सारे लोग अभी ऐसे होंगे जो लोग जॉब नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। आप लोग जॉब करते हैं नहीं करते, ये सारा का सारा आपका गवर्नमेंट एक रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को आपसे पैसा चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपसे पैसा चाहिए, क्योंकि भाई इतना बड़ा देश है हमारा भारत, ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, ठीक है। और उसके बाद में अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से, ये एरिया के हिसाब से है, ये पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर हम बात करें किसकी, इंडिया में अपने ऐसे लोगों की जो कि किस पे डिपेंड है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, किसके लिए, खाने के लिए, मतलब कि फूड के लिए जो लोग डिपेंड है, तो वो लगभग कितना, 89 करोड़ हैं शायद, ठीक है। 89 करोड़ लोग के, इसमें से 135 करोड़ में से मतलब कि मोर देन 60% लोग किस पे, भारत सरकार पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए। इसका मतलब ये है पीडीएस जो होती है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सर्विस है वो 89 करोड़ लोगों को मिलती है भारत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन लोगों को फीड करना है, इन लोगों को खाना देना है, इन लोगों के पास में रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, ठीक है, उसमें 2.5 लाख रुपए देना है, 2.5 लाख रुपीज देना है, ठीक है। गवर्नमेंट को सैनिटेशन वर्क चलाने हैं, मतलब कि शौचालय बनवाना है, हर किसी के लिए शौचालय बनवाना है, ठीक है। उसके लिए फंडिंग करनी है, कितनी, 12,000 रुपये उसके लिए मिलता है, 12,000, ठीक है, 12K लिख लोगे इसको, 12K लिख लोगे, ठीक है। कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे लोग हैं जो लोग को प्राइवेट उसको अफोर्ड नहीं कर पाते स्कूल्स को, ठीक है, तो उनके लिए गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी चलाने हैं, तो उसके लिए फंडिंग चाहिए, ठीक है। फिर ऐसे लोग हैं जो कि क्या, जो कि मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनको कुछ भी हो गया, या फिर जैसे पेंशन वगैरह सरकार दे रही है, ठीक है, तो उनके लिए क्या करना है, सरकार को पेंशन के लिए रुपए देना है, ठीक है। फिर हमारी आर्मी है, हमारे देश की रक्षा कर रही है, इसको सैलरी देनी है, इसको मॉडर्नाइज करना है, गवर्नमेंट को मतलब पूरी पूरी कंट्री में अपने प्लेन्स खरीदने हैं, हाई फाइटर जेट्स खरीदने हैं, ठीक है, टैंक्स खरीदने, ताकि हमारी क्या कर सके, हमारी उसको बाउंड्रीज को सुरक्षित रख सके, है ना। फिर गवर्नमेंट को क्या करना है, पुलिस को हायर करना है, ठीक है, पुलिस को सैलरी देनी है कि हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके, रोड बनानी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, फ्लाईओवर्स बनाने हैं, ठीक है, और आपको बेसिकली सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, इलेक्ट्रिसिटी दिलवानी है, ठीक है। आपको क्या कुछ नहीं देना सरकार को, सब कुछ आपको सरकार ही दे रही है बेटा। आप मतलब सरकार तो आपसे सब कुछ आपको दे रही है, वो थोड़ी बहुत चीजें आपसे क्या करती है, ले लेती है। अब वो लेती किससे है, गवर्नमेंट को अपना पैसा भी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर करेगी तो कमाएगी कहाँ से, ठीक है। तो जो कमाती है वो कहाँ से कमाती है बेटा, वो जो कमा रही है वो कमा रही है टैक्सेशन से। वो कहाँ से कमाती है बेटा, वो कमाती है हमारी टैक्स से, ठीक है। तो भारत सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा, भारत सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा, टैक्स तो आप ही लोग पे करोगे, आप लोग ही पे करते हो। अगर आप आज आज आप लोग अगर अनएम्प्लॉयड हो तो आप टैक्स नहीं पे कर रहे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको देखो, अगर आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हो तो वो बात अलग है। अगर आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते और आप भारत सरकार के पास में जाते हो कि सर मैं गरीब हूँ, मेरे को जॉब नहीं है, भारत सरकार आपको बीपीएल का कार्ड बना के देगी, ठीक है, बीपीएल का कार्ड बना के देगी कि भैया ये लो राशन लो,
मतलब आप इस वाली श्रेणी में आ जाएंगे। आप खाना खाओ, ठीक है, आप बोलोगे सर हमारे पास घर नहीं है, सरकार क्या बोलेगी, पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कि घर बनवा के दूंगी। आप बोलोगे कि सर हमारे घर पे टॉयलेट नहीं है, तो सैनिटेशन वर्क के तहत आपको वो बना के देगी। आप बोलोगे सर मेरे साथ में इनजस्टिस हो गया, आपको पुलिस देगी। आप बोलोगे सर मुझे कोर्ट की जरूरत है, आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर देगी, जो कि गवर्नमेंट एडवोकेट जो होता है वो देगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको क्या प्रोवाइड करवाएगी, आपको रोड देगी चलने के लिए, आपको फुटपाथ प्रोवाइड करवाएगी, आपको क्या कुछ नहीं देगी। तो ये सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट का इसमें आएगा कहाँ से? ये सारा का सारा जो पैसा आता है बेटा, ये सारा का सारा पैसा उसके वजह से टैक्स से आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, दोनों तरीके से गवर्नमेंट आपसे ले सकती है। वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि गवर्नमेंट अपने फंड को कैसे यूज करती है। इसके बाद में एक और चीज आती है क्या, सरचार्ज। ठीक है, ये तो चीज आपको समझ में आ गई कि गवर्नमेंट मतलब आपसे टैक्स लेगी तो उसका यूसेज कहाँ कहाँ पे करेगी। तो भारत सरकार के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इसके लिए आप लोग देखोगे हर साल क्या आता है, फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि इस साल का फिजिकल डेफिसिट कितना हो। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको नहीं हिचकिचाना चाहिए। अब आप मुझे बताओगे कि इस साल का जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना हुआ है। ठीक है, बजट देखना भाई, बजट देखते हो ना। हाँ, अब हम लोग तो अभी तो हमारा चैनल उस समय पे स्टार्ट नहीं हुआ था, बट इस साल जो फरवरी आएगा उसमें हम लोग बजट का पूरा पूरा चीजें बताएंगे कि बजट में क्या क्या कैसे कैसे होता है। क्योंकि मैंने देखा मोस्ट ऑफ दी वो लोग समझाते हैं जिनको कुछ नहीं आता है। ठीक है बेटा, मैंने बहुत सारी जगह पे काम किया हुआ है, मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ पे कौन से टीचर जो हैं साइंस के बैकग्राउंड से कॉमर्स की चीजें पढ़ा रहे हैं, साइंस के बैकग्राउंड से कॉमर्स की चीजें पढ़ा रहे हैं, उनको नहीं पता होता, लेकिन उनको कंटेंट जैसा मिल जाता है, उठाते हैं वैसी चीजों को बता देते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आती चीजें तब भी बता देते हैं। तो सुनो, तो क्या क्या बताने वाला था मैं आपको, हाँ, कि हमारे गवर्नमेंट का जो होता है ना कि फंडिंग कैसे होती है। ठीक है, तो आपके हिसाब से देखो जैसे कि बजट है, ठीक है, सरकार ने बजट पेश करती है, बजट कब पेश करती है उसकी मुझे डेट बताओ। और पहले कब पेश किया जाता था, अब कब से मतलब पहले पेश करने लगे ये बजट। ठीक है, मुझे पहले सबसे पहले बजट की डेट बताओगे क्लास में, नीचे कमेंट करके बताना। और उसके बाद में एक और काम आपको दिया था क्या, कि फिजिकल डेफिसिट कितना हुआ था वो चीज भी बतानी है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में नीचे मुझे कमेंट में बताना। कल बताऊंगा कि किस किस बच्चे ने इसका आंसर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हमारा बजट में, हमारे यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट भी आता है और फिजिकल रिवेन्यू भी। फिजिकल रिवेन्यू तो खैर नहीं क्रिएट कर पाती गवर्नमेंट, क्योंकि हम अभी क्या है, पुअर कंट्री है भैया, हम पुअर कंट्री है ना, हम अमीर लोग तो नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम जो है वो बांग्लादेश से लो है। इस चीज को सोचे, बांग्लादेश से लो है। तो अब भैया कितनी बुरी हालत है हमारी यार, हम बांग्लादेश से ज्यादा पीछे हैं, जबकि हमारी इंडिया कितना ज्यादा से ग्रोथ कर रही है। बट हाँ, ये बात है कि वो कंट्री छोटी है, हमारी कंट्री बहुत बड़ी बड़ी है। तो इस वाले केस में कि मतलब हो सकता है कि हमारे यहाँ पे थोड़े लोग कम काम कर रहे हैं और उनके यहाँ पे वो पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई हो। ठीक है, तो वो पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि इतने सारे लोगों के ऊपर वो चीज़ सारी विस्तृत हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा हमारा फंडा रहता है किसका, टैक्स का, कि हमको टैक्स क्यों पे करना चाहिए। अब कुछ लोग टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं, तो भैया टैक्स से मत बचो यार, टैक्स की पेमेंट कर दो। क्योंकि जब आप लोग टैक्स की पेमेंट करोगे उसी टाइम पे तो गवर्नमेंट के पास में पैसा जाएगा ना, और जब गवर्नमेंट के पास में पैसा जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उस चीज़ को बढ़ाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट मतलब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाएगी, आपकी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, आप इनकम, जब आप कहोगे कि सर हम तो बहुत सारी जगह पे वो भी पे करते हैं, उसमें पेमेंट भी पे करते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल, इसमें टैक्सेशन का क्या रोल। बेटा इसमें टैक्सेशन का क्या रोल, ये चीज को सोचो, इस चीज को सोचो कि आप कॉलेज, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, ठीक, मैंने डीयू से पढ़ाई की थी, मेरे यहाँ पे सरकारी कॉलेज थे, मेरे यहाँ पे प्रोफेसर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे थे। एक एक प्रोफेसर की फीस 1.5 लाख रुपीस होती है, और फीस कह रहा हूँ सॉरी, जो सैलरी जो होती है पर मंथ की वो 1.5 लाख से होती है, 75,000 भी होती है किसी किसी को। ठीक है, वो डिपेंड करता है प्रोफेसर टू प्रोफेसर, बट 1.5 लाख भी दी जाती है प्रोफेसर को। ठीक है, 1.5 लाख दी जाती है, मुझसे फीस कितनी ली जाती है बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है बता रहा हूँ, मुझसे फीस ली जाती है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये एक साल की। मेरे जैसे क्लास में कितने बच्चे आते हैं, मेरे जैसे क्लास में आते हैं 60 से 70 बच्चे। ठीक है, ये कुल मिला के जो 60 से 70 जो बच्चे हैं, ये कितना 6 लाख रुपए फीस पे कर देते हैं एक साल की। ठीक है, साल की कितनी, सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए फीस दे रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं देते। और लेकिन एक कॉलेज में कितने प्रोफेसर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 प्रोफेसर, मतलब 10 से 20 प्रोफेसर के बीच में होंगे, अगर हम डीयू की बात करते हैं तो। ठीक है, तो 10 से 20 प्रोफेसर के बीच में होंगे बेटा। अब आप मुझे बात बताओ, इनकी 10 की सैलरी कितनी चली जाती, एक महीने की 15 लाख रुपए हो जाती। ठीक है, अगर आप 75,000 भी देते तो एक महीने की 7.5 लाख रुपए हो जाती है। ठीक है, तो इस वाले केस में देखो ये सब चीजें इनकम टैक्स में से ली जाती हैं। ठीक है, टैक्स से आपसे ली जाएंगी, फिर चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो चीज डिपेंड नहीं करती, बट ये सारी की सारी चीजें उसमें से फिर आपकी पेमेंट होती है।
ठीक है। इसके बाद में एक और चीज भी होती है, वो चीज यहाँ पे समझो। ये चीजें सारी पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको बस माइंड में डाल दे रहा हूँ कि हाँ ये चीजें होती हैं, ये चीजें हमें आगे आके पढ़नी है। ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, देखो आप बहुत ज्यादा अमीर हो, आप क्या हो, बहुत ज्यादा अमीर हो, मतलब आप इतनी इतनी पावरफुल पोजीशन पे हो कि आप अपनी चीजों को सही से चला सकते हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है ना, आपके ऊपर इनकम टैक्स तो लेगी लेगी आपसे। ठीक है, इनकम टैक्स आपसे लेगी लेगी, प्लस आपसे क्या लेगी, एक सरचार्ज भी ले सकती है। ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, अपनी लिमिट्स को सेट करती है, और वो चीज हम आगे पढ़ेंगे अपनी क्लासेस में। अभी से नहीं कंफ्यूज होना कि उसकी लिमिट क्या थी, इसकी लिमिट क्या थी, बस इस चीज को ध्यान में रखो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, आपसे इनकम टैक्स लेती है। ठीक है, एक सरचार्ज लेती है। अब सरचार्ज क्या होता है, हमारा सरचार्ज जो होता है ये होता है कि आप बहुत ज्यादा अमीर हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा अमीर हैं, इस चीज का टैक्स दे दीजिए। ठीक है, इस चीज का क्या है, टैक्स दे दीजिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक सेस लेती है हमसे। ठीक है, सेस लेती है। अब सेस का काम क्या होता है, जैसे अगर उसने लिया, मानो कि सेस लिया, मानो हेल्थ सेस ही ले लिया। सेस को भी पढ़ेंगे एक एक में कि कब कब सेस कैसे कैसे लगता है। तो हेल्थ सेस ले लिया। हेल्थ सेस और टैक्स में फर्क क्या है बेटा, फर्क ये है कि सेस जो लगेगा ना, वो एक पर्टिकुलर जिस चीज के लिए कलेक्ट किया गया है उसी चीज पे ही अलॉट किया जा सकता है। अगर आपसे हेल्थ सेस लिया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के ऊपर ही खर्च होगा, उसका कहीं और गवर्नमेंट खर्च नहीं कर सकती। ठीक है, उसका गवर्नमेंट कहीं और खर्च नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपसे इनकम टैक्स ले ली गई है तो गवर्नमेंट उसको अपनी मर्जी से कहीं पे भी खर्च कर सकती है। ठीक है, उसे भले वो टैक्स रोड बनवाए, फ्लाईओवर बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, ठीक है, एग्रीकल्चर को रिलीफ दे दे, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आपसे हेल्थ सेस ले लिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के ऊपर ही खर्च करेगी। फिर वो डिपेंड करता है कि आपसे एग्रीकल्चर सेस लिया तो वो एग्रीकल्चर के ऊपर, एजुकेशन सेस लिया तो वो एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, या फिर अगर आपसे क्या सैनिटेशन वर्क सेस ले लिया, कि मतलब स्वच्छता सेस ले लिया, तो सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता के ऊपर। तो इस तरीके से, ठीक है, आप एक चीज को ध्यान में रखो, पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, ठीक है, आपको वो वादे करेंगे कि हम ये बनवाएंगे वो बनवाएंगे, वो कहीं और से नहीं बनवाएंगे बेटा, वो कहीं और से नहीं बनवाएंगे, आपका जो टैक्स है उसी से ही बनवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मतलब इस भ्रम में नहीं रहना कि उस वाली सरकार ने ये कर दिया। बेटा पैसा तो आप ही का है, पैसा तो आप ही का है ना, है ना। हाँ ये बात सही है कि वो सरकार कम से कम काम तो करवा रही है। कई सरकारें ऐसी भी आती हैं कि जो काम ही नहीं करवाती, लेकिन टैक्स का पैसा क्या करती हैं, खा जाती हैं। आप सुनते ही होगे यार, डे टू डे अब तो न्यूज़ में यही चीज़ें चलती हैं, दिमाग खराब, कि मतलब कि ये पब्लिक का पैसा यहाँ खर्च कर रही है, पब्लिक का पैसा वहाँ खर्च कर रहे हैं, इन लोगों ने पब्लिक का पैसा अपने एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिया। तो पब्लिक का पैसा है क्या, पब्लिक का पैसा टैक्स है। ठीक है, पब्लिक का पैसा क्या है, टैक्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ये बेसिक कंसेप्ट की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था कि टैक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, और टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों लेती है, और उसमें टैक्स में, सेस में, ठीक है, इन सब में फर्क क्या क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, वो चीजें समझ में आ गई। ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आप क्या करने वाले हो, आप इनकम टैक्स को पढ़ने वाले हो। मेरा कोई भी पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, मेरा कोई भी पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कभी ऐसा ना हो कि पढ़ ले और फिर आगे जाके बोले सर ये वाली चीज़ की कंफ्यूजन रह गई थी। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम आपको बेसिक से स्टार्ट करवा रहे हैं, बिल्कुल इसीलिए, ताकि आप लोग कभी भी ये चीज़ ना सोचो कि काश ये और पढ़ लिया होता तो पेपर में ये चीज़ और आ जाती। ठीक है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है रट्टे से ज़्यादा। अब हम लोग पढ़ने के वाले हैं आज की क्लास में, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले असेसमेंट ईयर पढ़ेंगे, एसएससी पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, फाइनेंशियल ईयर पढ़ेंगे। अगर कोई कंपनी नई नई मतलब इनकॉर्पोरेट हुई है किस पिछले प्रीवियस ईयर में, तो उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, ठीक है, उसके ऊपर टैक्सेशन कैसे लगेगा, उसका सेकंड ईयर का टैक्सेशन कैसे रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे आगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक इंडिविजुअल क्या होता है, एसएससी क्या होता है। फिर उसके बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा हाँ, कि हमारे मतलब प्रॉब्लम्स किस किस तरीके से आ सकती हैं। ठीक है, कई बार हम लोग जैसे कंप्यूट करने के लिए जाते हैं उस समय पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सब प्रॉब्लम्स क्या क्या रहेंगी, वो सब चीज़ें आज वाली क्लास में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट से। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनकम टैक्स में आपसे इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी अभी बात सुन लो, इनकम टैक्स से आपसे इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसमें, टैक्स के केस में। असेसमेंट ईयर बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टैक्स के केस में। अब पढ़ो, सुनो। ठीक है, चलो एक आपको चीज़ और बता दूं ऊपर। तो देखो तीन चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर।
ठीक है, 3 चीजें होती हैं, प्रीवियस ईयर, फाइनल ईयर और असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वाला ईयर है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर हमारा वाला ईयर है जिसकी टैक्स की मतलब कि जो चल रहा था प्रीवियस ईयर, वो है जिसका कि हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सर मतलब समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएंगी चीज़ें, क्लियर होंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है चीज़ें, बहुत ज़्यादा इजी है, और इजी करके पढ़ना ये तो हमारा काम है। असेसमेंट ईयर, द असेसमेंट ईयर जिसको हम लोग ए वाई करके लिखते हैं, पेपर में आपको ए वाई भी मिल सकता है, ठीक है, ए वाई भी मिल सकता है, या फिर आपको असेसमेंट ईयर लिखा हुआ मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान में रखना है। इज द ईयर दैट कम्स आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, ये वाला ईयर है जो कि फाइनेंशियल ईयर के बाद में आता है। दिस इज द टाइम इन विच द इनकम अर्न ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर इज असेस्ड एंड टैक्स्ड। बोथ फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। ठीक है, फॉर इंस्टेंस फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा होगा, 2019-20 होगा, और असेसमेंट ईयर हमारा कौन सा होगा, 2020-21 होगा, आर वन एंड द सेम। ठीक है, अब ये चीज समझ में आई, नहीं आई, ठीक है, हिंदी में एक बार बता दूं फिर आपको समझाता हूँ। आकलन वर्ष, ए वाई असेसमेंट ईयर, यह वर्ष है जो वित्त वर्ष के बाद आता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के बाद में आता है, मतलब वित्त वर्ष के बाद में आता है। यह वह समय है जिसमें वित्त वर्ष के दौरान अर्जित आय का आकलन और कर लगाया जाता है। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों 1 अप्रैल को शुरू होते हैं और 31 मार्च को समाप्त होते हैं। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2019-20 है, और उसका निर्धारण वर्ष मतलब जो आकलन जो वर्ष है वो कौन सा है, 2020-21 है, एक ही है। किस तरीके से, चलो ऊपर समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, आप क्या थे, आपका एक था आपका फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एक था आपका असेसमेंट ईयर। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर का पीछे वाला रहेगा। ठीक है, आप मानो कि 2019 और 20 की बात हम लोग करते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग 1 अप्रैल से स्टार्ट करके 31 मार्च तक चलते हैं ना, तो इसके लिए 2 साल को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने मानो कि 1 अप्रैल को आपको कुछ इनकम हुई, कितनी, 1 लाख रुपीज, मतलब 1 अप्रैल में आपको कुछ इनकम होगी 1 लाख रुपीज की, दिसंबर में आपको कुछ इनकम होगी 2 लाख रुपीज की, ठीक है, जनवरी में आपको कब, 2020 में आपको कुछ इनकम हुई 3 लाख रुपीज की। तो इन सब का जो टैक्स जो लगेगा बेटा, टैक्स जो लगेगा ना वो नेक्स्ट ईयर में लगेगा, और जो नेक्स्ट ईयर जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, 2020 से लेकर के 21। मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर वो वाला ईयर होता है जिस साल में हम लोग अपने प्रीवियस ईयर की या फिर फाइनेंशियल ईयर की क्या करते हैं, टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। टैक्स को क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो अब असेसमेंट ईयर की जो इनकम होगी वो कितनी होगी, वो होगी हमारी 6 लाख रुपीज, और अब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा किस लिए करते हैं, तो देखो बेटा ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि टैक्स में कुछ इनकम आपकी ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, आपको छूट मिली हुई होती है, मतलब कि 3 लाख तक की, 2.5 लाख तक की इनकम के ऊपर आपका टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, आपका टैक्स नहीं लगेगा, तो इसके लिए हमको क्या पूरे साल भर की इनकम को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। मंथ टू मंथ तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिसके ऊपर मंथ टू मंथ टैक्स लगा सकते हैं। तो वो कब लगाते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का, असेसमेंट ईयर का बेसिकली बताओ मुझे कि असेसमेंट ईयर का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। असेसमेंट ईयर का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि असेसमेंट ईयर हमारा वाला ईयर होता है बेटा जो कि फाइनेंशियल ईयर के बाद में आता है। ठीक है, एक चीज को याद रखना, फाइनेंशियल ईयर के हमेशा बाद में आएगा, जो कि वित्त वर्ष के बाद में आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आकलन ईयर कहते हैं। असेस करना मतलब उस ईयर में हम लोग क्या करेंगे, उसकी इनकम टैक्स को क्या करेंगे, असेस करेंगे, मतलब उस साल में इनकम टैक्स को लगाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं किसमें, फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर इज द ईयर इन विच यू अर्न एन इनकम। फाइनेंशियल ईयर वाला ईयर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम को अर्न करते हैं। ठीक है, ई वाई इज द ईयर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। दोनों की जो डिफरेंस है सुन लो अच्छे से, कि हमारा असेसमेंट ईयर जो होता है वो कौन सा होता है, अकाउंटिंग ईयर नहीं है ये। ठीक है, अब अकाउंटिंग को भूल जाओ, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को याद रखो। असेसमेंट ईयर इज द ईयर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच यू हैव टू एवल्यूट द प्रीवियस ईयर्स इनकम एंड पे टैक्सेस ऑन इट। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर हमारा वाला इनकम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इनकम को अर्न करते हैं। नोट डाउन कर लो बेटा, ऊपर में नोट डाउन कर लेना। ए वाई हमारा वाला ईयर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एवल्यूट करते हैं, किस पे, टैक्स को, एवल्यूट करते हैं टैक्स को।
अब मुझे लगता है आपको सारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फाइनेंशियल ईयर वह वर्ष है जिसमें आप आय अर्जित करते हैं, और एवाई असेसमेंट ईयर वह वित्तीय वर्ष है जिसके बाद का वर्ष है जिसमें आपको पिछले वर्ष की आय का मूल्यांकन करना होता है और उस पर कर का भुगतान करना होता है। ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर में कितनी इनकम को कमाया है, प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल ईयर में आपको टैक्स उसके ऊपर देना है, ना कि आपको टैक्स इस साल में कितना कमाया है वो आपके ऊपर नेक्स्ट ईयर में लगेगा। ठीक है, income from for any particular financial year is evaluated and taxed in the assessment year. Income tax returns from firms have AY, ठीक है, इनकम अर्न इन द फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट बी टैक्स बिफोर इट इज अर्न। ठीक है, अब ये क्या बात बोलता है कि आपसे इनकम टैक्स को नहीं लिया जा सकता जब बिफोर आपसे अर्न हुआ, मतलब कि उस फाइनेंशियल ईयर में आपसे इनकम टैक्स नहीं लिया जा सकता। लेकिन हम लोग कुछ इसके अपवाद भी पढ़ेंगे, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, हर एक चीज के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो भी पढ़ेंगे किस समय पे हमारा फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर एक ही हो जाता है। ठीक है, वो चीज पढ़ेंगे अभी आगे। तो बाकी चलो, एक एग्जाम्पल है, बहुत ही सुंदर सा एक चीज डाली हुई है जो आपको समझ में आ जाएगी। देखो, आपकी पीरियड क्या था इनकम को अर्न करने का, 1 अप्रैल से 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022। तो इस वाले केस में आपको फाइनेंशियल ईयर कौन सा रहेगा, 2021-22 रहेगा, बट आपका असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा बेटा, असेसमेंट ईयर रहेगा इसका 1 साल बाद, मतलब कि 2022 से लेकर के 2023। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, अगर आपका था क्या 2020-2021, तो उस वाले केस में आपको फाइनेंशियल ईयर क्या था 2020-21, जो कि सेम ही है, लेकिन आपका असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा 2021-22, मतलब कि एक आने वाला ईयर, एक आने वाला ईयर। ठीक है, फिर सक्सीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग ईयर्स, ठीक है, जिसको हम सक्सीडिंग ईयर भी कहते हैं हिंदी में, तो वो क्या होगा हमारा 2021-22 होगा। फिर हमारा क्या होता है 1 अप्रैल 2019 था, 31 मार्च 2020 था, जिसका हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा 2019-20 रहेगा, बट हमारा असेसमेंट ईयर क्या रहेगा बेटा 2020-21 रहेगा। बेटा असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर की अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, इस चीज को, इस वाले एग्जाम्पल को बेटा नोट डाउन कर लो, जिस चीज को मैं बोल रहा हूँ नोट डाउन कर लो, उस चीज को नोट डाउन कर लो, स्टार लगा के नोट डाउन कर लो। आएगा पूछेगा आपसे कि फाइनेंशियल ईयर है, ये है, असेसमेंट ईयर बताओ, बेटा बता दोगे ना, बता दोगे ना, कुछ छोड़ोगे तो नहीं। चले आगे, अब क्या आता है हमारा प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर क्या होता है, 3 तरीके के ईयर्स मैंने आपको बताए थे, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। एज पर द इनकम टैक्स लॉ, the income earned in current year is taxable in the next year. The year in which income is earned is known as the previous year. ठीक है, देखो सुनो, कान खोल के सुन लो, कंफ्यूज नहीं होना। और असेसमेंट, 3 चीजें हैं बेटा। क्या कहता है प्रीवियस ईयर के बारे में, प्रीवियस ईयर के बारे में ये कहता है कि आपने जिस साल में आप इनकम को अर्न कर रहे हो, जिस साल आप इनकम को अर्न कर रहे हो वो आपका फाइनेंशियल ईयर है, जो चल रहा है वो आपका फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, आपने इस वाले साल में कितनी इनकम को अर्न किया, अब वो किस में चली जाएगी, वो प्रीवियस ईयर में आ जाएगी। आपने मानो कि इसमें 10,000 रुपये को अर्न किया, ठीक है, हालांकि 10,000 रुपये टैक्स नहीं होती, बट मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये आपकी किस में चली जाएगी, आपकी प्रीवियस ईयर में चली जाएगी। कब, जब आपको असेसमेंट करना है। ठीक है, असेसमेंट ईयर आप कैसे कहोगे कि वो प्रीवियस ईयर की इनकम है, उसको असेस कर लो। एज पर द इनकम टैक्स लॉ, द इनकम अर्न इन करंट ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जो हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर में क्या कर रहे हैं, अपने इनकम टैक्स को क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं इनकम को, सॉरी, वो हमारी कब होगी, नेक्स्ट वाले ईयर में, असेसमेंट ईयर में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज नोन एज द प्रीवियस ईयर। जब हमने इस वाले साल से मतलब बाहर आ गए, असेसमेंट ईयर में आ गए, तो हमारे लिए वो अलग कौन सा हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आई तीनों की तीनों चीजें, अब कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। आयकर कानून के अनुसार चालू वर्ष में अर्जित आय अगले वर्ष में कर योग्य है। जिस वर्ष में आय अर्जित की जाती है उसे पिछले वर्ष के रूप में माना जाता है। ठीक है बेटा, एम आई क्लियर टू ऑल। ठीक है, मैं सभी लोगों को क्लियर हूं इस चीज के लिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई कंफ्यूजन होगी तो नीचे कमेंट में जरूर पूछना। अब इस चीज को सुनो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ऑल द असेसीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सभी जो असेसी हैं उनको क्या, फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के ईयर को फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एज प्रीवियस ईयर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इनकम इन केस ऑफ अ न्यूली सेटअप बिजनेस। जब हम बात करते हैं किसकी, न्यूली सेटअप बिजनेस की, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन भी एक दिन दिया था, क्वेश्चन भी आपको दिया था इस साल का। ठीक है, बिजनेस प्रोफेशनल सेट फर्स्ट जॉब, then your first previous year will be less than 12 months. ठीक है, तो from subsequent years your previous year will be always in your financial year. ठीक है, ये बोलता है कि आपका बिजनेस जो था वो क्या हुआ, नया नया सेटअप हुआ। ठीक है, आपका बिजनेस जो था वो क्या हुआ, नया नया सेटअप हुआ। तो उस वाले केस में आपकी जो इनकम जो है
असेसमेंट जो ईयर जो है, सॉरी, प्रीवियस ईयर जो है वो क्या हो सकता है, वो आपका 1 साल से कम हो सकता है। 1 साल से कम बोले तो 12 मंथ से कम हो सकता है। ठीक है, तो वो हमारे कौन सारे केसेस होते हैं, वो अभी हम देखते हैं इसमें कि कौन सारे केसेस में हमारे जो है वो प्रीवियस ईयर जो है वो 1 साल से कम हो सकता है। ठीक है, सुनो अब मेरी बात, ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, देखो यहाँ प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली सेटअप बिजनेस यूनिट। आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया बेटा, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है 30 मार्च को। ठीक है, 30 मार्च को स्टार्ट किया और 31 मार्च को क्या होता है, आपका ईयर एंड हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, आपका ईयर एंड हो जाता है। तो इस वाले केस में आपका प्रीवियस ईयर क्या माना जाएगा, 2019, सॉरी 2020 को स्टार्ट किया। ठीक है, और 2020 को ही खत्म हो गया। तो 2019-20 को स्टार्ट किया, 2020 को ही खत्म हो गया, उसी साल में आपका क्या ईयर। तो इस वाले केस में हमारा प्रीवियस ईयर क्या माना जाएगा, तो बेटा इस वाले केस में हमारा प्रीवियस ईयर जो माना जाएगा वो हमारा माना जाएगा क्या, 2020। मतलब कि फर्स्ट वो वाला ही असेसमेंट ईयर लगेगा जो कि आपका 1 अप्रैल से लेकर के 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक लगता है। इसका मतलब आपका जो प्रीवियस ईयर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 2019 से लेकर के 2020 रहेगा। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होनी कि क्योंकि 31 मार्च को स्टार्ट हुआ मतलब एक ही दिन चल पाया है, तो इसके लिए हमारा क्या 2020 से लेकर के 2021 में डालेंगे, नहीं, इस वाली चीज को ऐसा नहीं करेंगे। इसको हम लोग प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि अगर आपका एक दिन भी हुआ है, मतलब आपने अगर 1 घंटा भी प्रीवियस वाले ईयर में अगर उसको सेटअप करने में और स्टार्ट कर दिया ना, तो आपकी इनकम उसमें जो अर्ज हुई, मतलब अर्न जो हुई है वो उसी वाले ईयर में कैलकुलेट होगी। लेकिन अब आपका सेकंड जो प्रीवियस ईयर होगा, ये कितना, ये आपका पूरा पूरा 12 मंथ्स का ही रहेगा। ये आपका कब से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, ये चीज क्लियर है। इस चीज का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, और मैंने आपसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ था। ठीक है, आपका कोई भी डेट आपको दे दे, कोई भी डेट आपको दे दे, बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट डेट देखता हूँ और आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे सही आंसर इसका बताना। ठीक है, नीचे कमेंट में बताना। क्वेश्चन आज के ज्यादा हैं तो बच्चे कैसे बताएंगे, उसके आगे बेटा लिख भी देना कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, मतलब ऐसे लिख देना 2019-20 का यार आंसर है। ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे आपसे, तो सुनो यहाँ पे। कोई एक बिजनेस था, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है, आपको आंसर देना है। कोई एक बिजनेस है, वो 1 जनवरी 2020 को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को 2020 को क्या होता है, वो क्लोजिंग ईयर हो जाता है। अब मुझे इसका बताओ आप, इसका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा। ठीक है, जिस साल इसके ऊपर टैक्सेशन लगेगा, कब, हमारे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में, उसका मुझे प्रीवियस ईयर बताना है। ठीक है, एक बिजनेस है जो कब स्टार्ट होता है, 1 मार्च को स्टार्ट होता है 2019 को। ठीक है, और कब खत्म हो जाता है, इसका जो टाइम जो था वो 31 मार्च 2019 को ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब मुझे इसका प्रीवियस ईयर बताओ। एक बिजनेस जो है वो 31 मार्च को ही शुरू होता है, ठीक है, 2021 में, और कब खत्म हो जाता है, इसका जो साल था वो 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाता है। अब मुझे इसका भी प्रीवियस ईयर बताओ। इन तीनों के मुझे प्रीवियस ईयर चाहिए बेटा, इन दोनों के मुझे प्रीवियस ईयर चाहिए। बाकी जो नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर आएगा उसका जो ड्यूरेशन जो रहेगा वो हमेशा 12 मंथ्स का ही रहेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इन तीनों को मुझे आंसर देना। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, इन सच केसेस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट टू चार्ज ऑफ टैक्स इन द सेम प्रीवियस ईयर। ठीक है, वेयर इन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट आर कंसीडर्ड एज द सेम इन द केसेस ऑफ सर्टेन असेसिंग। ठीक है, लेकिन ये जितने भी हमारे देखो नॉर्मल जैसे भी हम लोग हैं, तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर हमारा असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट होता है। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर को ही असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब एक मान लेते हैं, और उसी साल, मतलब जिस साल में इनकम को अर्न किया गया है उसी साल ही उसके ऊपर क्या करते हैं, टैक्स की लाइबिलिटी लगा लेते हैं, मतलब कि टैक्स जल्दी से पे करो। ठीक है, टू अवॉइड सिचुएशंस ऑफ इनकम स्केपिंग असेसमेंट। ठीक है, ऐसे मामले में पिछले वर्ष की आय उसके पिछले प्राधीन प्रभार के अधीन है। कौन सा केसेस जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, जिसमें पिछले वर्ष का और निर्धारण वर्ष के कुछ निर्धारितियों के मामले में समान माना जाता है, ताकि आय से बचने की आय को स्थिति से बचा जा सके। ठीक है, अगर आपको कोई भी ऐसा ऑफेंडर है जो इनकम टैक्स से ऑफेंड करके भाग सकता है, इनकम टैक्स कैसा लगता है, अभी मैं आगे नीचे आपको 5 केसेस बताऊंगा, तो वो चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी याद करना है कर लो। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे इसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि मुझे ये चीज बताओ, मुझे वो चीज बताओ। 1 मिनट, ठीक है, मैं उसको बाद में नीचे कर दूंगा। ठीक है,
इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस इन इंडिया इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। ठीक है, आपका नॉन रेजिडेंट है और उसने क्या किया, शिपिंग बिजनेस से आपके यहाँ पे इनकम को क्या किया है, अर्न किया है। तो सेक्शन 172 ये कहता है कि उसको जिस साल वो शिपिंग बिजनेस यहाँ से मतलब शिप आई, ठीक है, उसने आपके यहाँ पे क्या किया, इनकम को बहुत सारी अर्न कर लिया, मानो कि 3 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए अर्न किया, और अब वो यहाँ से जाने वाली है। ठीक है, अब वो यहाँ से जाने वाली है, तो ये कहता है क्या, इनकम टैक्स का लॉ ये कहता है कि इसको पकड़ो, इसी साल ही इसको पकड़ लो, इसका ये वेट मत करो कि ये नेक्स्ट ईयर आएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो आया नहीं आया, फिर आप दूसरी कंट्री में जाके इसको कैसे पकड़ोगे। इसी साल इसके ऊपर टैक्स लगा लो, इसी साल क्या करो, इसके ऊपर टैक्स लगा लो, मतलब इसका जो प्रीवियस ईयर है उसी को इसका क्या करो, असेसमेंट ईयर बना दो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या कहता है, असेसमेंट ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया परमानेंटली या फिर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, कोई स्थायी रूप से या लंबी अवधि के लिए भारत छोड़ने के व्यक्तियों का आकलन। सेक्शन 174 ये कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको लगता है कि ये भारत छोड़ के भाग जाएगा, जैसे कि आपके कुछ ऐसे लोग थे, कौन, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, ठीक है, ये लोग भाग गए यहाँ से इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना था, जिस टाइम इनको लग रहा था कि ये परमानेंटली यहाँ से जा सकते हैं या फिर कुछ ऐसे ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं जो कि आने वाले 10 सालों के लिए, ठीक है, जब 10 सालों के लिए जाएंगे फिर तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो भैया इंडिया का नॉन रेजिडेंट हो गया ना उस टाइम के ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, तो जब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि उसी साल उसको पकड़ के मतलब उसका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। ठीक है बेटा, असेसमेंट ऑफ एसोसिएशंस ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और आर्टिफिशियल पर्सन विच आर फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन विच आर डिजॉल्व विद इन द सेम प्रीवियस ईयर। ठीक है, क्या हुआ कि आपने कोई भी एक जॉइंट स्टॉक था आपका, ठीक है, आपने क्या किया, जॉइंट स्टॉक, जॉइंट वेंचर, सॉरी जॉइंट स्टॉक नहीं कहेंगे, जॉइंट वेंचर एक पर्टिकुलर वर्ड है उसके लिए। तो जॉइंट वेंचर था आपका जिसको 6 मंथ्स के लिए बनाया गया था, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए क्या किया गया था, बनाया गया था, और उसकी अब क्या हो रही है, एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है। ठीक है, अब टैक्स किसके ऊपर लगेगा, उस जॉइंट वेंचर के ऊपर टैक्स लगना था। ठीक है, और अब उसकी क्या है, एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है, तो जब उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी तो उसके ऊपर तो टैक्स लग ही नहीं पाएगा। तो इस वाले केस में कहता है कि आपको उसी के ऊपर तभी क्या करना है, उसके ऊपर टैक्स को लगा देना है, ताकि वो अगले साल टैक्स के असेसमेंट से बच नहीं पाए। ठीक है, तो इस वाले केस में हमारा क्या होगा, असेसमेंट ईयर इक्वल्स टू प्रीवियस ईयर ही हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आती है ये सब चीजें, हाँ, ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। कहता है व्यक्तियों के संघ, ठीक है, ये सिर्फ मैंने जॉइंट वेंचर आपको एग्जांपल दिया है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जॉइंट वेंचर इसका एग्जांपल लिख लो क्योंकि ये सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल रहता है। व्यक्तियों के संघ एओपी या व्यक्तियों के निकाय या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति का आकलन जो एक विशेष छोटी अवधि घटना उद्देश्य के लिए गठित होते हैं, अर्थात जो उसी वर्ष पिछले वर्ष के भीतर भंग हो जाते हैं, तो इनके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स उसी साल लग जाएगा। ठीक है, इनके लिए हम लोग ये वेट नहीं करेंगे कि नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर आएगा तब इनको प्रीवियस ईयर बनाएंगे और उस साल इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे। असेसमेंट ऑफ पर्सन सस्पेक्टेड टू ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स लायबिलिटी, एक ऐसा पर्सन जो घपलेबाजी कर रहा है और जो अपनी टैक्स को क्या कर रहा है, मतलब कि इंडिया से बाहर अपने क्या कर रहा है, टैक्स उसको इनकम को भेज रहा है बार बार। ठीक है, तो जब इनकम टैक्स को इसकी नजर पड़ेगी तो इनकम टैक्स क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू 175 सेक्शन ईयर याद नहीं करना है आपको, बाकी नोट डाउन कर लो। ठीक है, याद नहीं करने, क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, कर देता से बचने के लिए अपनी संपत्ति को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से संगीत व्यक्तियों को आकलन, ठीक है, तो उसी साल उसको कर लीजिए जाएगा। और क्या कहता है, असेसमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस विच हैव बीन डिसकंटिन्यूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, वैसे तो हमारा गोइंग कंसर्न ये बोलता है कि हम लोग कभी अपने बिजनेस को बंद नहीं करते, बट इन केस हमारा बिजनेस बंद हो रहा है इस साल, ठीक है, तो उस सारे ईयर में हम लोग क्या करेंगे, उसी टाइम पे उसका क्या कर लेंगे, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम कर देंगे। ठीक है बेटा, ये 5 पॉइंट हैं, ये 5 पॉइंट हैं जिनमें, और इसके अलावा कभी भी असेसमेंट ईयर को प्रीवियस ईयर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हाँ, ये केस अलग है कि आपको मतलब कि क्या हो जाए कि आपको स्पेशल कोई भी कोर्ट ऑर्डर दे दे या फिर इनकम टैक्स को लगता है, वो इनकम टैक्स की स्वेच्छा के ऊपर भी है कि वो कब इनको अपने क्या बना ले, प्रीवियस ईयर को असेसमेंट ईयर बना ले। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि भैया ऐसा होने वाला है तो चलो पहले ही सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम। अब आती है हमारी क्या, डेफिनेशन। तो मैंने आपको जैसे बताया भी था कि डेफिनेशन हमेशा सेक्शन 2 में डिफाइन होती है, चाहे वो कोई भी एक्ट हो। ठीक है, सेक्शन 2 में हमेशा सेक्शन वो डेफिनेशन डिफाइन होती है बेटा। चलो ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 31 डेफिनेशन अंडर इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स के अंदर में डेफिनेशन किसको, मतलब एक पर्सन किसको कहा गया है, एक इंडिविजुअल जैसे हम जैसे लोग, एक एचयूएफ जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। एचयूएफ का हेड कौन होता है, जल्दी से बता देना मुझे कमेंट करके। अ कंपनी, अ फर्म, ठीक है, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, अ लोकल अथॉरिटी,
every artificial person judicial person not falling within this preceding सब clauses। मतलब इतना अच्छे से बनाया गया है इनकम टैक्स कि आप चाहो तो किसी भी तरीके से क्या उसे बच नहीं सकते। और 7th पॉइंट में क्या कह दिया, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भैया जो कि ऊपर वाले क्लॉसेस में अगर नहीं इंक्लूड हुआ है तो आप भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हो। एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी पर्सन वेदर और नॉट। ठीक है, सच पर्संस आर फॉर्म्ड और एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइविंग प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ इनकम। इन आर्ट के अलावा बेटा, इन आर्ट के अलावा किसी को भी पर्सन इंक्लूड नहीं करते, पर इन आर्ट के अलावा और कुछ बचता भी तो नहीं है। हाँ, इन आर्ट के अलावा और कुछ बचता भी तो नहीं, सब कुछ इंक्लूड कर दिया बेटा। इंडिविजुअल भी इंक्लूड कर दिया, एचयूएफ भी इंक्लूड कर दिया, कंपनी भी इंक्लूड कर दी, फर्म भी इंक्लूड कर दिया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी इंक्लूड कर दी। अगर आपने इनकॉर्पोरेट करवाया तब भी, इनकॉर्पोरेट नहीं करवाया तब भी, लोकल कोई भी अथॉरिटी एमसीडी वगैरह जैसे हो जाती है दिल्ली में है, ठीक है, आपके यहाँ पर कोई भी अथॉरिटीज मेयर्स जिनके हेड होते हैं वाली अथॉरिटीज हो गई, ठीक है, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो कि ऊपर नहीं आया वो भी इसमें आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई भी ऐसी चीज जिसको प्रॉफिट गेन करने के लिए बनाया गया है, चाहे प्रॉफिट गेन करने के लिए नहीं बनाया गया लेकिन तब भी वो प्रॉफिट को गेन कर लेते हैं या फिर उनकी इनकम हो जाती है, तो उस वाले केस में भी वो किस में आएंगे, पर्सन उसमें आएंगे, किसमें, इनकम टैक्स के लिए जो पर्सन जो डिफाइन करता है उस वाले केस में। ठीक है बेटा, ये 8 चीजें समझ में आई, ये 8 चीजें याद करना, क्वेश्चन आपसे इनसे पूछा जा सकता है। एसएससी क्या होता है? एसएससी बेटा वो पर्सन होता है जिसको क्या करना होता है, जिसको टैक्स पे करना होता है। ठीक है, एसएससी वो पर्सन या फिर वो इंडिविजुअल या फिर वो कंपनी, वो फर्म होती है जिसको क्या करना पड़ता है, जिसको इनकम टैक्स पे करना होता है। एन इनकम टैक्स एसएससी इज अ पर्सन हु पेज टैक्स और एनी सम ऑफ मनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स 1961। बहुत ही ज्यादा सिंपल सी एक लैंग्वेज कह दी गई। एक आयकर निर्धारती वह व्यक्ति होता है जो आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत कर या किसी भी राशि का भुगतान करता है। The term assessee covers everyone who has been assessed for his income, the income of another person of which he is assessable, और profit and loss he has sustained। ठीक है, assessee देखो अपने लिए तो लाइबल हो सकता है, पर कुछ केसेस में वो दूसरे पर्सन्स के लिए भी लाइबल हो सकता है। तो सर वो कौन सा केसेस होते हैं? वो आने वाले 4 केसेस हैं जिनके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, अपने पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, एक तो होता है नॉर्मल असेसी। देखो ये असेसीज की टाइप है, ठीक है, आप लोग इनको क्या करो, चार्ट बना लो कैसे। ठीक है, चलो लास्ट में सारे पढ़ा दूं एक साथ, फिर आपको चार्ट बनवा दूंगा इसका। ठीक है, तो असेसी हमारा किस में, सेक्शन, इसका सेक्शन नहीं बताया, चलो ठीक है, लेकिन 1961 में क्या किया गया, इसको डिफाइन किया गया इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग असेसी को। ठीक है बेटा, तो ध्यान में रखना कि हमारे असेसीज कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट जिसकी हम बात करते हैं वो क्या होता है, हमारा एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है, जिसको सॉरी एक मिनट को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपने नॉर्मल असेसी कहते हैं। तो नॉर्मल असेसी हमारा कौन सा होता है, हम और आप जैसे लोग। ठीक है, हम और आप जैसे लोग। एन इंडिविजुअल हु इज लाइबल टू पे टैक्सेस फॉर द इनकम अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज ए नॉर्मल असेसी। वो वाला पर्सन जिसने अपनी खुद की इनकम को अर्न किया है, अब उसके ऊपर क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। एक व्यक्ति जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित आय के लिए करों का भुगतान करने के लिए उदारदायी, ठीक है, उत्तरदायी है, सॉरी, एक सामान्य निर्धारिता के रूप में जाना जाता है। ये कौन सा हो गया हमारा नॉर्मल असेसी। अब आता है क्या हमारा रिप्रेजेंटेटिव असेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव असेसी क्या होता है सर, देयर मे बी अ केस इन विच अ पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्सेस फॉर द इनकम और लॉसेस इनकर्ड बाय अ थर्ड पार्टी। ठीक है, किसके लिए, थर्ड पार्टी के लिए। रिप्रेजेंटेटिव असेसी के लिए लिख लेना, थर्ड पार्टी यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, सच अ पर्सन इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव असेसी। ऐसा मामला हो सकता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी तीसरे पक्ष द्वारा की गई आय या हानि के लिए क्या हो, करों के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो। ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधि निर्धारिता के रूप में जाना जाता है। जैसे कि कोई माइनर है या फिर कोई ल्यूनेटिक है, मतलब कोई एक माइनर है जो आपके ऊपर क्या है, डिपेंड करता है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंडेबल है, तो उस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, उस वाले केस में जो इनकम टैक्स होगी वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, आपका कोई माइनर सन है, ठीक है, तो उसकी जो इनकम जो होती है वो किसके साथ में, उसके साथ में एड ऑन हो जाती है जिसकी इनकम ज्यादा होती है। ठीक है, जिसकी इनकम क्या हो, ज्यादा हो जाए, जैसे कि मदर की इनकम या फिर फादर की इनकम में से, दोनों में से जिसकी इनकम भी ज्यादा होगी उसके साथ में क्या होगी, उसकी इनकम को ऐड कर देंगे और उसके साथ में फिर उसको क्या करेंगे, टैक्स करेंगे। ठीक है, या फिर कोई ल्यूनेटिक, मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ में रहता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसकी इनकम मतलब कि मेनली आप लोग लेते हो, तो उसकी इनकम भी आप ही क्या करोगे, असेस करवाओगे।
ठीक है, तो उस वाले केस में आप उसके एसएससी बन जाते हो। फिर हमारा आता है क्या, डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी का मतलब होता है कि किसी वाले केस में आपके ऊपर क्या कर दिया गया, आपके ऊपर अथॉरिटी डाल दी गई, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि भैया उसका टैक्स तो आप ही को भरना पड़ेगा। कैसे, एन इंडिविजुअल माइट बी असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग टैक्सेस बाय द लीगल अथॉरिटीज। ठीक है, इसको किसने, लीगल अथॉरिटीज, मतलब कोर्ट ने ऐसा कह दिया कि भैया आपको उस पर्सन का क्या करना पड़ेगा, टैक्स को पे करना पड़ेगा। तो उस वाले केस में आप क्या बन जाते हो, डीम्ड एसएससी बन जाते हो। एंड सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड डीम्ड एसएससी। एक व्यक्ति को कानूनी अधिकारियों द्वारा, ठीक है, कानूनी अधिकारियों द्वारा क्या भुगतान करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और ऐसे व्यक्ति को डीम्ड एसएससी कहा जा सकता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई ये चीज। अब आता है असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट थोड़ा ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता, इसके लिए मैंने इसके लिए एक एग्जांपल भी डाला हुआ है। तो सबसे पहले चीज पढ़ेंगे, असेसी इन डिफॉल्ट इज अ पर्सन हु हैज फेल्ड टू फुलफिल हिज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, सच एज नॉट पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट और नॉट फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न। ये कौन सा पर्सन है बेटा, ये वो वाला पर्सन है जो क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, जो मतलब इनकम टैक्स को क्या कर रहा है, छुपा लेता है, इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, चोरी को मतलब इनकम टैक्स का थेफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को असेसी इन डिफॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, असेसी इन डिफॉल्ट वह व्यक्ति है जो आयकर अधिनियम के अनुसार अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा, जैसे कि सरकार को करों का भुगतान नहीं करना या अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना। ठीक है, अब इसका एग्जांपल सुनो। An employee is supposed to deduct taxes from salary of his employees before dispersing the salary. He is then required to pay the deducted tax to the government by a specified due date. But if the employer fails to deposit the tax deducted, he will be considered as an assessee in default. ठीक है, लेकिन अगर वो क्या करता है, वो उस वाले केस में अपने उसको पेमेंट नहीं करता, मतलब टैक्स को नहीं देता, तो इसमें क्या कहता है, वो असेसी इन डिफॉल्ट बन जाता है और उसको क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। अब इसकी 4 कैटेगरी बना लो जल्दी से। ठीक है, चार्ट कैसे बनाओगे, सबसे पहले हमारा क्या है, नॉर्मल वाला। ठीक है, नॉर्मल आया, फिर 3, फिर 4। नॉर्मल के बाद में फिर कौन सा था, एक रिप्रेजेंटेटिव था। ठीक है, ये कौन सा था बेटा, रिप्रेजेंटेटिव था, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव लिख लोगे। फिर बेटा कौन सा था, एक था डीम्ड था अपना। फिर कौन सा था, ये लास्ट वाला क्या था, डिफॉल्ट था ना, असेसी इन डिफॉल्ट। ठीक है बेटा, नॉर्मल में तो क्या होगा कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा टैक्स हमारा। ठीक है, ये नॉर्मल वाला केस है, कुछ भी कोई स्पेशल याद नहीं रखना। रिप्रेजेंटेटिव, कि मतलब आपको क्या करना है, आप किसी के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो इसमें लिख लो जैसे कि माइनर को आपको क्या करनी है, इनकम को ऐड करना है, या फिर कोई भी अगर ल्यूनेटिक है, अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो उसकी इनकम को पे करना है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव हो आप उसके। फिर डीम्ड इनकम है, डीम्ड इनकम में क्या होता है कि कोर्ट आपको ऑर्डर दे दे, कोर्ट आपको ऑर्डर दे देगा, फिर कोई भी लीगल अथॉरिटी आपको ऑर्डर दे दे कि भैया आपको क्या करना है, उसकी सैलरी को, उसके टैक्स को पे करना है। कैसे, कि आप मानो कि ए और बी, ठीक है, ए और बी क्या थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे। बी ने टैक्स की चोरी कर दी और इंडिया से भाग गया। बी ने क्या की, टैक्स की चोरी करी और इंडिया से भाग गया। अब इस वाले केस में कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है कि भैया ए, आपने भी तो इसके, ए क्या थी, उसकी वाइफ थी, आपने भी तो उसके पैसे पे मजे उठाए थे। ठीक है, जितना भी पैसा है उसके ऊपर अब आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, अपना भी और बी का भी। ठीक है, असेसमेंट इन डिफॉल्ट, जो आपने क्या की, टैक्स की चोरी कर ली। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बना लो और इस तरीके से लिख लो, पूरी पूरी इतनी बड़ी थ्योरीज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, तो अपनी आज क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। जितने भी क्वेश्चन ऊपर पूछे गए हैं, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबके आंसर्स देना मुझे। और क्वेश्चन दो, कुछ और क्वेश्चन दो। ठीक है, मुझे ये वाला केस बता दो बस। ठीक है, केस यहाँ पे लिख रहा हूँ, बस ये वाला केस मुझे बता दो कि इस वाले केस में क्या इनकम, मतलब किस वाले केस में जाएगी। ठीक है, डीम्ड इनकम बनेगी, या फिर हमारी कौन सी इनकम बनेगी, डीम्ड बनेगी, रिप्रेजेंटेटिव बनेगी, नॉर्मल बनेगी, या फिर असेसमेंट इन डिफॉल्ट बनेगी। ठीक, कोई एक पर्सन था, ठीक है, कोई एक पर्सन था ए और कोई एक पर्सन था बी।
मतलब वाइफ एंड हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है। इनका एक बच्चा था माइनर, ठीक है, माइनर है इनका सन जो है, इनका एक सन है जिसको हम लोग एस लिख देते हैं, वो है हमारा सी। ठीक है, इन दोनों से आया था। तो क्या हुआ कि इन्होंने अपने अपने बिजनेस खोले हुए थे, ए ने अपना बिजनेस खोला हुआ था, इसको हर साल की इनकम 10 लाख रुपीस हो जाती थी। ठीक है, बी ने अपना बिजनेस खोला हुआ था, इसको कितनी हो जाती थी, इसको हो जाती थी मान लो कि 8 लाख। ठीक है, सी जो था इनका लड़का, इन्होंने इसके नाम पे भी अपना एक बिजनेस खोल दिया था, तो इसको भी हर साल कितना 5 लाख की इनकम हो रही थी। अब मुझे बताओ इस वाले केस में टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, टैक्सेबल की इनकम कितनी होगी, ए बी सी, ए और बी की। और ये कौन सा केस बनेगा, रिप्रेजेंटेटिव, डीम्ड या फिर नॉर्मल केस, कौन सा बनेगा। और मुझे आप ए की टैक्सेबल इनकम बताओगे, ठीक है, टैक्सेबल इनकम बताओगे, और बी की टैक्सेबल इनकम बताओगे, और ये भी बताओगे कि ये नॉर्मल केस है, रिप्रेजेंटेटिव वाला केस है, डीम्ड केस है, या फिर असेसी इन डिफॉल्ट वाला केस है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चंस हैं आज के लिए आपके लिए, आपको सारे के सारे आंसर देने हैं। बाकी मैं बता दूं, जो कोई भी बच्चा हमारे चैनल पर नया है, पहली बार ही जुड़ा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग आपको यूपी पीसीएल के लिए बिल्कुल फ्री बैच दे रहे हैं। ठीक है, अब तो हमने अपने 3 पार्ट्स को मतलब इंग्लिश भी कंप्लीट करवा दी, अपनी क्या कंप्लीट करवा दिया, इंग्लिश कंप्लीट करवा दी, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग को कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, आपको करना क्या, हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तब लाइक करना है, दूसरे बच्चों को शेयर करना है, कॉमर्स एक्सिस को बता देना है कि कॉमर्स एक्सिस आप लोगों के लिए फ्री में बैच दे रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और हम लोग क्वेश्चंस अपने करवाते रहते हैं, लाइव क्लासेस लेते रहते हो, तो लाइव क्लास को बेटा अटेंड करो। हाँ, लाइव क्लासेस को भी अटेंड करो, उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर का लेवल पता लगेगा कि आपको पता लगेगा आपको किस तरीके से पढ़ना है। और जो जो मैं चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या वो आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन से मिलती हैं या नहीं मिलती। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो जो मैंने आपको पढ़ाया वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। चलो ठीक है, तो अपनी क्लास को खत्म करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। हमारे साथ में इसी तरीके से जुड़े रहें।